सबसे ज्यादा अगर इस पहले फेज की सबसे दिलचस्प सबसे बड़ी लड़ाई है तो वो तमिलनाडु में है, क्योंकि तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर फैसला होगा। और यह फैसला इस बात का भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा दौरे हैं, उसके बाद अब तो लगभग 10 से ज्यादा हो गए, क्योंकि पिछले परसों भी उन लोगों ने यही प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग जगह पर थे। तो जिस तरह साउथ पर पूरी मेहनत की है प्रधानमंत्री मोदी ने, और जुलाई 23 से एन एन मक्कल इस यात्रा के साथ पूरी एक डीएमके फाइल्स के साथ चले। डीएमके फाइल्स ये इस बार के चुनाव में अगर हम बीजेपी के स्टार कैंपेनर अन्नामलाई की देखें तो उनकी एक नई फिल्म है जो श्रोताओं को, जो दर्शकों को उन्होंने दिखाई, मतदाताओं को, डीएमके फाइल्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अन्ना द्रुमुक पर भी हमला बोला। यह बीजेपी के लिए बड़ा अजीब, पहली बार इस तरह का मामला था जब कोई स्थानीय नेता को इतनी ताकत प्रधानमंत्री मोदी ने दी हो कि वो ये तय कर लें कि उनको किस पर हमला बोलना है, किस पर नहीं बोलना है, किसको अपना मित्र बनाना है पार्टी में सहयोगी और किसको नहीं बनाना है। रामास्वामी साहब, ये जो रणनीति थी ये काम करती दिख रही है क्या? सब भारतवासियों को मेरा नमस्ते और रामनवमी का शुभकामनाएं। बात शुरू करने के पहले मैं सभी लोगों को एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सब बड़ी संख्या में आके उनका मतदाता थे, वो अप्रैल 19 हो या कोई भी दिन हो, वहां का उनका जहाँ पे कहीं भी पोलिंग होता है, जरूरत ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है हमारा देश के लिए एक दिन एक ही काम करना है, जाके हमारा वोट देना है। सो सभी को एक रिक्वेस्ट, आप प्लीज आपका वोट देके चलिए। एक और अभी आपका प्रश्न में आता हूँ। तीन चीजें हैं अन्नामलाई जी ने लेकर आ रहे हैं लोगों के सामने, बाकी और बहुत विषयों में। एक डीएमके का राज, यहाँ पे सब लोगों के पास हर बार झूठ बोलते रहा है, कुछ भी काम पे या कुछ भी उनका पॉलिसीज में सच बोल के लोगों के सामने खड़ा नहीं किया। वो उन्होंने सीधा दिखाया। एक कचतीव का मामले में उन्होंने बोला पिछले 50 इयर्स में कि खाली इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट ने बिना पूछे उन्होंने डिसीजन ले लिया। बट अभी आरटीए के वजह से हमको ये पता लग गया कि डॉक्यूमेंट है अभी हमारे पास कि उस टाइम करुणानिधि चीफ मिनिस्टर थे और उनको कंसल्ट किया गया था और उन्होंने आप सब भी किया था। ऐसी और भी पॉलिसीज यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कितना झूठ बोले डीएमके का गवर्नमेंट। एक दूसरा चीज उनका करप्शन के मामले, खाली हम डीएमके के फाइल्स देखने का जरूरत नहीं, बट डीएमके का हम जितना उनका वेल्थ बढ़ा है, डीएमके का जो भी लोग हैं, ए राजा ले लिए या दयानिधि मारन ले लिए, ये सभी लोग जब भी जाके इलेक्शन में कैंपेन करते हैं अदानी अंबानी के बारे में बात करते हैं और ये बोलते हैं कि भाजपा कॉर्पोरेट कंपनी का सरकार है और फार्मर्स के लिए कुछ नहीं करता है। बट हमको ये देखना पड़ेगा कि जो भी कॉर्पोरेट सेंटर्स, बैंगलोर रखो, चेन्नई रखो, हैदराबाद रखो, ये सभी जगह कॉर्पोरेट सेंटर्स में, कोलकाता मिला के कॉर्पोरेट सेंटर्स में वो हिंदी गठबंधन का, गठबंधन गठबंधन का गवर्नमेंट है, भाजपा का सरकार नहीं है। एक और दूसरा चीज, हम ये वेल्थ अप्रिसिएशन का देखना पड़ेगा। करुणानिधि को बोलते हैं एक ट्रेन में वो उठ के वो चेन्नई पहुंचे थे और आज उनका पूरा परिवार का, खाली करुणानिधि जी का नहीं, स्टालिन जी का और उनका जो भी बहनें हैं, भाई हैं, सभी का मिला के कितना वेल्थ आज है हम देखने का जरूरत है। उनका ये नहीं कि उन्होंने कुछ नया फिनटेक कंपनी लेकर आया, कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आया, कुछ इन्वेंशन किया या कुछ नया तरीका का बिजनेस शुरू किया। जो पुराना बिजनेस यही देश पे है वही बिजनेस वो लोग भी किए चेन्नई आने के बाद। कैसे उनका वेल्थ आज ये देश में सबसे बड़े अमीर लोगों के साथ खड़े होने का वेल्थ बन गया। एक दो लोग पूरा दुनिया में भी, विश्व में भी वो लोग रिचेस्ट में है और खाली करुणानिधि का फैमिली नहीं, बाकी उनका एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर्स का भी देखें। वो जब शुरू किए थे उनका पहला नॉमिनेशन ले लेते हैं, उनका एफिडेविट ऑफ एसेट्स उन्होंने पेश किया है। वो पहला एफिडेविट ऑफ एसेट्स लेके आज 2024 तक उनका सारा एफिडेविट देखते हैं, कितना वो एसेट्स क्लाइम किया है, उनको ये पैसा कहां से आया।
अच्छी तरह से ये लोग बिजनेस किए, फिर इसका ये मतलब है हम सब भी आईआईएम छोड़ने का जरूरत है। बिल गेट्स को देखना नहीं है, इलॉन मस्क को देखना नहीं है, इंडिया में सब मेरे लोगों को देखना नहीं है, खाली इनसे आके बिजनेस सीखना है। कितना जल्दी इन लोगों ने अमीर बना है। अभी तीसरा चीज, अभी जैसे गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट का नया पॉलिसी आ रहा है, स्पेक्ट्रम अलोकेशन आ रहा है, या कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आ रहा है, या एसीजेड का प्रोजेक्ट आ रहा है, कैसे इन लोगों का कंपनीज या इन लोगों का रिश्तेदार का कंपनीज या इन लोगों का रिश्तेदार वो प्रोजेक्ट जीत के चले जाता है। साधारण लोग रहते हैं हमारा देश में, जो फार्मर का बेटा चेन्नई आता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ के कुछ कंपनी नया शुरू करता है, वो कहां से इतना बड़ा बन सकता है? क्यों? ये डिस्पैरिटी और डिस्क्रिमिनेशन है ट्रीटमेंट में। और तीसरा चीज है सोशल जस्टिस का बारे में बात करते रहता है डीएमके एक भी मुसलमान को इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में टिकट नहीं दिया है। उन्होंने 23 टिकट्स में लड़ रहे हैं तमिलनाडु में, 39 में 23 डीएमके सीधा लड़ रहा है, बाकी उनका गमड़े गठबंधन से लोग कर रहे हैं, बट एक भी मुसलमान नहीं। सोशल जस्टिस कहां गया? और कोई रिलीजन से कोई नहीं। अभी जनजाति का लोग ले लेते हैं, ये राजा जनजाति का आदमी था और उन्होंने पेरम्बलूर का रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने पहला कंटेस्ट किए थे और जीते थे वहां से, और वहां का उनका पॉपुलैरिटी है। बट पेरम्बलूर का वो कॉन्स्टिट्यूंसी बदला गया था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी और कहीं। उनका ये सोच ये रहना चाहिए था कि सोशल जस्टिस है और एक कैंडिडेट यहां पे खड़ा होकर जीत सकता है उसका पूरी ताकत में, बट उन्होंने वो कैंडिडेट को वहां से उठा करके और कहीं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया। अभी सोशल जस्टिस के बारे में बात करना चाहते हो, फिर आपको एग्जाम्पल रहना चाहिए। आप जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसा जयललिता ने खड़ा किया या भाजपा ने पेश किया, वैसा जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में आप एक रिजर्व आदमी को खड़ा करने के लिए करो और उनको जिताओ। आपको वो ताकतवर नहीं है एक, और दूसरा आपका पार्टी का ये इच्छा नहीं है, फिर सोशल जस्टिस का बात ही मत करो। अब भाजपा देखो, भाजपा का देश का अध्यक्ष या यहाँ पे तमिलनाडु का अध्यक्ष शेड्यूल्ड ट्राइब लोग रह चुके हैं। डीएमके में आप एक बंदा दिखा दो, आज तक कोई भी लीडरशिप रोल में है, एक भी दिखा नहीं सकते हैं। या परसेंटेज उनका जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनका कैबिनेट में तमिलनाडु में, उनका चॉइस है, जिम्मेदारी है, जितना भी देना दे सकते हैं। उन्होंने भाजपा से 1/4 लोग ही उन्होंने रिजर्व लोगों को उन्होंने कैबिनेट में अपॉइंट किया है। सो सोशल जस्टिस का बात करने का अधिकार या राइट कुछ भी इनको नहीं है। ये सारा तीन चीज, बट इसमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमको ये देखना है। हाँ सर जी, मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये है जी जी यहाँ पे साधारण लोग हैं, उनका इच्छा और एस्पिरेशंस जितना है तमिलनाडु में, वो ये डीएमके ने पूरा कर सका कि नहीं। क्योंकि कामराज का टाइम तक यहाँ का बेसिक नेसेसिटीज बहुत सारा दिया गया था, बेसिक एजुकेशन, घर में पानी, खाना और कुछ काम भी मिल जाता था। पर उसके बाद लोगों का एस्पिरेशंस बढ़ना है हायर एजुकेशन में, और यहाँ पे इनोवेशन में, कंपनीज लेकर आने में, एसीजेड निकालने में। डीएमके आज तक जितना एसीजेड उन्होंने क्रिएट किया, 50% अनऑक्यूपाइड रेट है। सो जितना भी एसीजेड वहां पे कुछ काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब। सो खाली इन्होंने लोगों को दिखावट के लिए खाली एसीजेड क्रिएट करते हैं और वहां पे कुछ काम नहीं करते हैं, और वहां का लैंड एक्विजिशन का रेट बढ़ा देते हैं और गवर्नमेंट पे करता है। और उनका अभी ये 3 साल का उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखो, पूरा देश में हाईएस्ट डेट हर साल हम कंपेयर करेंगे तो तमिलनाडु ने ले चुका है। आप बोलते हो तमिलनाडु सबसे एडवांस स्टेट है, फाइनेंशियली प्रोग्रेसिव, एकेडमिकली प्रोग्रेसिव, इसका ये मतलब है यहाँ का गवर्नेंस और भी अच्छा रहना चाहिए और लोगों का जो भी एस्पिरेशन है फुलफिल करने का जरूरत है। और ये डीएमके का राज एक भी चीज कुछ सही नहीं किया। और अभी आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लेके जाता है लोगों के सामने। ये डीएमके का पार्टी है ना, जैसा हम बचपन में स्कूल में जाते थे पैरेंट टीचर्स मीट जैसा है। जो डीएमके में सबसे बड़े लीडर्स हैं, उनका बेटा को पैरेंट टीचर्स मीट में लेकर आ जाते हैं और उनको खड़ा कर देते हैं एमएलए इलेक्शन और एमपी इलेक्शन में। वहां का कार्डर इतना काम करता है, उन लोगों में एक भी बंदा आज खड़ा नहीं किया है एमपी इलेक्शन में। सभी किसी का बेटा या बेटी है, किसी का पत्नी है,
कोई नया लोग वो पार्टी में उठ के आ नहीं सकते। वही ये पार्टी का आज का पोजीशन है। सो डेमोक्रेसी में जरूरत है कि पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी रहना चाहिए, फिर वो डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट कर सकता है। ये पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी रूल्स के लिए इलेक्शन नहीं होता, और पार्टी का कैंडिडेट चॉइस डेमोक्रेसी की वजह से नहीं होता। जिनका 60 ईयर 70 ईयर है वो पूरा उनका लाइफ टाइम में पार्टी का काम करते रहेगा और जोनल या वार्ड का सेक्रेटरी बनते रहेगा बस। लेकिन आपको क्या उसका लग रहा कुछ है, मैं टिकट नहीं बीच में मिलेगा। रोक के आपको पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है कि ये जो चेंज है अन्नामलाई का वो सीटों में बदल सकता है, सीटों में बदल सकता है? जरूर सर, हर चीज ना एक से शुरू होता है। अब हम बोलते हैं इंग्लिश में ना, एवरी लिटिल ड्रॉप मेक्स अ ओशन। सो अन्नामलाई का काम जैसा है। जो पार्टी इतना छोटा था, उनका 3% से 7% तक वोट परसेंटेज था, अकेला खड़े करने का लोकल बॉडी इलेक्शन में उनका एक मास्टर प्लान था, और पार्टी ने दिखाया इंडिपेंडेंटली 7 to 12% वोट लेकर आ सकते हैं। और तमिलनाडु में 22 म्यूनिसिपैलिटीज में हर म्यूनिसिपैलिटी में एक रिप्रेजेंटेटिव है और 2 मेयर्स भी है। से इतना सारा जीत उन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन में दिखाया। और अभी उनका यात्रा के बाद आप देखो कितना इमोशन के साथ लोग आके उनको मिलते हैं, खाली अन्नामलाई जी को नहीं, हर कैंडिडेट को और प्रधानमंत्री को। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डीएमके की तरफ से कि भाजपा 40 में 40 भी यहां पे जीत जाएगा, बट फर्क ये रहेगा कि काम पे भाजपा 3 या 14 पोजीशन में आता है या 5,000 10,000 वोट लेता था, वो 20 सीटों में भी इस बार 1 लाख के ऊपर वोट्स लेंगे। और जो बाकी 20 सीट है वो उनका कैंडिडेचर कंटेस्ट करेंगे कि 1 या 2 पोजीशन में आने के लिए। मेरे ख्याल से आसानी से 9 सीट जीत जाएंगे कम से कम। और अच्छा, कोयम्बतूर एक बड़ा चैलेंज रहेगा, बट जरूर एक बदलाव दिखाएंगे, खाली कोयम्बतूर का नहीं बट पूरा तमिलनाडु का और ये देश का। जी, मैं अभिषेक के पास जाता हूं, लेकिन उससे पहले कि आज रामनवमी है और इसको लेकर चुनाव से पहले क्या हुआ, ये बाइट एक बार सुन लेते हैं, फिर अभिषेक से सवाल करूंगा। एक बार आप दोनों बाइट सुनाइए कि ब्रजेश पाठक जी क्या कह रहे हैं और राम गोपाल क्या कह रहे हैं इस पर। होती रही हूँ, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान का। मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। ये सब सनातन विरोधियों का एक समूह है। इन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया। तो आभार प्रकट करना चाहूंगा माननीय मोदी जी का, जिन्होंने प्रयास करके अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का लोकार्पण भी किया, उसका शिलान्यास भी किया। देखिए, जिस तरह से अभिषेक ये पूरा आज खुद ये रामनवमी के दिन एक अद्भुत प्रयोग किया गया जो बेहद सुंदर, वो साइंटिफिक उसके साथ है कि आईआईटी ने उसमें काफ़ी मदद की, जब भगवान राम के मस्तक पर 12:01 पर सीधी जो किरणों ने सूरज की तिलक किया। लेकिन क्या चुनाव में ये जो मुद्दा है, चूंकि इसको लेकर चर्चा बहुत जरूर हम लोग वैसे देखते रहे, लेकिन आप जो वेस्टर्न यूपी में घूम रहे हैं वहां विरोधी रैलियों में तो मैंने सुना कि कई बार उन्होंने कहा हम राम के वंशज हैं, लेकिन बीजेपी का जो ये क्लेम है हम राम को लाए हैं इसीलिए हमको लाया जाएगा। खासतौर से आपने जो रोड शो देखे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के या तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनका ये कहना है, तो आपको लगता है इस पूरे जो चुनाव में जिसमें आप घूमे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों फेज की सीटों को आपने लगभग देखा है, ये इशू यूपी में कुछ काम करता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। और देखिए, महिलाओं में खासकर ये इशू पूरी तरीके से काम करता दिख रहा है। मैं नरेंद्र मोदी की रैली का एक जिक्र करूंगा जो सबसे पहले मेरठ में शुरू हुई थी। उनकी रैली प्रचार की शुरुआत यहाँ से हुई, और जब मैं दर्शक दीर्घा की तरफ था, जहाँ वीआईपी गैलरी से, जहाँ मीडिया की गैलरी थी, उसके पीछे एक 88 साल की बुजुर्ग महिला थी जो जिनके मुंह में दांत भी नहीं थे, और वो निकल के आई। और जब मैं पब्लिक से बाइट ले रहा था तो उन्होंने मेरा माइक पकड़ा कि मुझे कुछ कहना है। मैंने कहा अम्मा क्या कहना है आपको? तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ मोदी के दर्शन करने आई हूँ। मैं कहा क्यों दर्शन करने आई हो? कहा सिर्फ इस वजह से दर्शन करने आई हूँ कि इन्होंने राम का मंदिर ला दिया, मेरे राम को मंदिर में बसा दिया। और उनका इतना कहना था। और जितनी महिलाएं वहाँ बैठी थीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:30-4 बजे करीब मेरठ में आए, 4-4:15 बजे उन्होंने संबोधन शुरू करा, लेकिन ये महिलाएं सुबह 8 बजे से आके इन्होंने स्थान ले लिया था।
ये वो महिलाएं नहीं थी जो पार्टी के कार्यकर्ता थी। कार्यकर्ताओं का विंग अलग था, लेकिन ये वो विंग था जिन्होंने सुबह 8 बजे आके मोदी को सिर्फ इस वजह से देखने की चाह रखी कि उन्होंने राम का मंदिर स्थापित किया। और ऐसा फील्ड में जितनी महिलाएं मिली हैं, बस उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि महंगाई कितनी है, क्या दूसरे मुद्दे हैं। यूपी में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए, वो पहला लॉ एंड ऑर्डर का है, जिस पर वो योगी को फुल मार्क्स देती हैं और इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार को केंद्र में भी पसंद कर रही हैं। दूसरा मुद्दा राम मंदिर का है। इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि राम मंदिर के इस मुद्दे ने जो, क्योंकि देखिए आप अगर 1992 6 दिसंबर 1992 में, उस समय भी हम पत्रकारिता कर रहे थे, नए नए एक अंडर ट्रेनी थे हम एक अखबार के अंदर, तब हमने वो दंगे भी देखे थे और तब वो कर्फ्यू भी देखा था जब 6 दिसंबर 1992 को लगा था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वो कर्फ्यू भी लगा और उसके बाद राम मंदिर को लेकर जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी रथ लेके निकले थे और पूरा आंदोलन चल रहा था, तब जो वो मूवमेंट था तो एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, जो वाकई एक सेंटिमेंट पूरा हुआ है। अब रही बात ये कि चुनाव किस करवट जाएगा वो अलग बात है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा यहाँ है। जो मुद्दा 22 जनवरी को राम जी का तिलक हुआ, वहाँ पर राज्याभिषेक हुआ और कुल मिलाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ, उसका असर फील्ड में जो भाजपा को पसंद करने वाले हैं उनके ऊपर पूरा का पूरा है। और महिलाएं खासकर इस बात से बहुत ज़्यादा इमोशनली टच महसूस कर रही हैं बीजेपी के साथ। धीरेन्द्र सर, मैं वीरेंद्र जी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो, मध्य प्रदेश में 6 सीटें हैं जिन पर फैसला हो रहा, राजस्थान की 12 सीटें हैं। और अगर हम ये देखें कि शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, फिर वहाँ भी आपने देखा राजस्थान में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तो इन सब के बावजूद हालांकि कहीं कोई इस तरह का रोष जैसा अमामूमन दूसरी पार्टियों में अगर होता है तो विद्रोह तक होता है, बीजेपी में वो नहीं हुआ। और अगर हम नितिन गडकरी की सीट की बात करें जो है अलवर में, अगर भूपेंद्र यादव की बात करें, मुजफ्फरनगर संजीव बालियान की बात करें, यहाँ तक कि किरण रिजिजू जो उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री में भी काम किया, होम मिनिस्ट्री पर भी काम किया, स्टेट होम मिनिस्ट्री। और अगर हम बात करते हैं विप्लव की, विप्लव मुख्यमंत्री हैं, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वो भी जब उनसे इस्तीफा लिया गया वो भी सीधे बिना किसी उर्ज के यहाँ दिल्ली चले आए और उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। तो आपको लगता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस जो बेल्ट है, इस बेल्ट में आपको बीजेपी के लिए कोई परेशानी दिखती है क्या मौजूदा समय में? आपको आवाज आ रही है वीरेंद्र जी मेरी? अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? देखिए मैं आपका सवाल बहुत साफ सुन रहा हूं और मुझे केवल इस बात का इंतजार है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में लीडरशिप में चेंज किया गया और वहां के बीजेपी के नेताओं ने उसको सहज रूप से स्वीकार कर लिया, तो ये तीनों नेताओं की परीक्षा होगी, भजन लाल शर्मा की, मोहन यादव की और जो अरुण साव हैं वहां पे छत्तीसगढ़ में। तो और ये लग रहा, और जो खबरें अब तक आई हैं और जो पोल सर्वे आए हैं उससे लग रहा है कि 2019 में कांग्रेस ने राजस्थान में की 25 की 25 सीटें जीत ली थी। इस बार कुछ सीटें कांग्रेस वहां जीत सकती है, बीजेपी को कुछ सीटों में हार का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस एक आध सीटें अपनी बढ़ा सकती है और छत्तीसगढ़ में भी जो वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश सिंह बघेल, वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जीतने की संभावना है। और मुझे तो लगता है कि भजन लाल शर्मा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये चुनाव उनके लिए एक कड़ी चुनौती है क्योंकि उनको अपनी लीडरशिप की क्वालिटी को साबित करना होगा। मोहन यादव तो यूपी में भी कैंपेन कर रहे हैं, कल वो मैनपुरी आए थे, इसके पहले वो आजमगढ़ भी आ चुके हैं, लखनऊ भी आ चुके हैं, लेकिन भजन लाल शर्मा ने कहीं यूपी, कहीं राजस्थान के बाहर कैंपेन किया हो ऐसा मैंने भी सुना नहीं, कहीं मुझे जानकारी में नहीं है। तो इन तीनों राज्यों में जो है बीजेपी को अपनी 2019 की संख्या बनाए रखने के लिए अभी तक जो खबरें हैं बीजेपी को संघर्ष करना पड़ रहा है।
अच्छा, लेकिन एक बात, आप जैसे उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड में पिछली बार लगभग 60% से ज्यादा वोट मिला था बीजेपी को। आपको इस बार लग रहा है वहां कोई परेशानी या कुछ? नहीं, वहां तो कांग्रेस लड़ाई में दिख नहीं रही है, ना उनके पास संगठन में कोई उत्साह है। और शायद प्रियंका गांधी एक आध जगह गई थी, कांग्रेस ने कोई कैंपेन भी नहीं की है। जो उनके सबसे कद्दावर नेता हैं हरीश रावत, वो ही खुद कैंपेन ज्यादा नहीं कर रहे हैं, शायद चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं वो। अपने बेटे को लड़ा रहे हैं हरिद्वार से चुनाव। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड की 5 सीटें जीतने में बीजेपी को कोई बड़ी चुनौती का सामना है। जी, रामास्वामी जी, एक सवाल जो मेरा सीधा सवाल आपसे होगा, जिसका जवाब मैं चाहता हूं कि अन्ना द्रमुक, जो अगर हम लोग जयललिता के जाने के बाद देखें तो वो फैक्शंस में बटी, फिर पलानीस्वामी और उसके बाद पनीरसेल्वम, उनके बीच की जो लड़ाई हुई, और वी शशिकला के भतीजे के जो पूरा का पूरा शिफ्ट किया वो आगे चले गए। इसके बाद फिर पट्टल मक्कल काची, इसने ज्वाइन किया बीजेपी को। तो जो एक वोट बैंक है, ये उसने अन्नामलाई की स्ट्रेटजी क्या थी? क्या वो ये पूरा का पूरा जो वोट बैंक था AIADMK का, उसको कैप्चर करने की जरूरत थी, या किस लिए उन्होंने इस बड़े जो सहयोगी को, क्योंकि बीजेपी ने 3 सीट जीती थी शायद 2014 में एक गठबंधन के तहत में, आपको क्या लगता है उन्होंने इतना बड़ा दांव खेला क्यों है? दरअसल ये हम लोग समझना चाहते हैं कि वो इतना बड़ा दांव खेलने में क्यों, मतलब आगे बढ़े, और पार्टी ने क्यों सपोर्ट किया? अन्नामलाई जी का ये सोच है कि हम जब भी लोगों के पास जाते हैं, आम जनता के पास जाते हैं, हमको झूठ नहीं बोलने का और जो सच्चाई है वो उनके सामने रखने का, और आम जनता हमारा सच्चाई, हमारा इंटेग्रिटी और हमारा काम देख के उनका वोट देंगे। ये मान्यता के लिए उन्होंने जो सच है वही बताया। अन्नादुरई का नाम पे या जयललिता का नाम पे जो भी सच था उन्होंने वही बताया था, और ये नहीं कि वो लाके वो ADMK का अलायंस को ब्रेक करने के लिए या तोड़ने के लिए उन्होंने खुद जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। प्रश्न इंटरव्यू में पूछा गया था और उन्होंने सच क्या था और उनका मन में क्या था वो खाली फैक्चुअली जो थे वो बताया गया था, ये नहीं कि उनका ओपिनियन था। ये सभी का जानकारी लेना चाहिए कि अन्नामलाई का ये इच्छा नहीं कि अलायंस तोड़ेंगे या रखेंगे। वो उनका जो भी इच्छा है वो पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है और टॉप रास उनके पास रखेंगे। ये नहीं कि अन्नामलाई खुद पेश करेंगे। अन्नामलाई जैसा डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक एबल लीडर, उनका पार्टी जो दायित्व देगी वो काम करेंगे, सीधा वही एक चीज। और दूसरा, ADMK का ये नहीं था कि अन्नादुरई के बारे में, जयललिता के बारे में कुछ बोला गया था, वो कुछ उनका तकलीफ है, फिर उसका मतलब ये था कि इमीडिएटली अलायंस तोड़ना था। उन्होंने इमीडिएटली तोड़ा था, वो किया, उन्होंने 3 महीने ले चुके थे और 3 महीने बात हो रही थी और कुछ काम हो रही थी, और उसके बाद ADMK का एडप्पाडी पळनिस्वामी ने दिल्ली आए थे और पूरा इंडिया का गठबंधन लोग का मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे और प्रधानमंत्री के साथ बैठे थे। इस समय उनको ये भी जानकारी था कि हमारा सोच क्या था और अन्नामलाई जी ने क्या कर रहे थे। उनका एक ही ADMK का पोल स्ट्रैटेजी था, वो अलग से कुछ कोशिश करने चाहते थे कि माइनॉरिटी का वोट उनको मिलेगा, सोच रहे थे, और ये नहीं सोचते कि जो माइनॉरिटी लोग है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, वो भी ये देखते हैं कि हमारे लिए सच्ची में कौन काम करेगा। ये नहीं कि इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस या DMK बोलते रहते हैं कि हम माइनॉरिटीज के लिए काम करेंगे, फिर कांग्रेस ने कितना माइनॉरिटीज को यहाँ पे टिकट दिया, या DMK ने कितना मुसलमान को तमिलनाडु में टिकट दिया, या उनका अलग का पॉलिसीज उनका अच्छाई के लिए और उनका लाइफ बेहतर होने के लिए क्या पॉलिसीज था, एक भी नहीं है। DMK आज तक, मैं इनका पूरा लाइफ टाइम मैं नहीं बता रहा हूँ, खाली एक पिछले 3 साल में DMK एक पॉलिसी बता सकता है कि हम माइनॉरिटीज को लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, और जो ये समुदाय में इतना ताकतवर नहीं है और पीछे रह गए, उनको इंप्रूव करने के लिए हमने अलग से एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया, और इसका इफेक्ट ये है। अच्छा, ये एक भी काम नहीं बताइए, किया। मैं आपको रोक के सवाल पूछ रहा हूं, क्या श्री राम भी कोई इशू है? क्योंकि सनातन धर्म पर दयानिधि मारन का
या ए राजा का, इन तरह के बयान जो हैं वो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत चर्चा में आते हैं। बहुत लोग उस पर नाराज भी होते हैं, वो भी होते हैं, पार्टी लाइन से अलग भी कहते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के कई लोगों ने कहा कि वो हमारा बयान नहीं है, हमारे साथ नहीं। तो वो वहां क्या भगवान श्री राम को लेकर भी कोई राजनीति है और सनातन धर्म की इस राजनीति का वहां अर्थ क्या है? क्या कौन वोट देता है इस तरह से? देखिए, पहला तमिलनाडु डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स में वोट देता था और उसके बाद लैंग्वेज और कम्युनिटी पॉलिटिक्स ज्यादा काम करता था। और ये बदलाव लोग रिलीजन के बारे में सोचते नहीं थे, क्योंकि एडीएमके डीएमके बार बार आता था और रिलीजन एक उनके बीच में कुछ पोल कंटेंट नहीं था। बट जब भी वो भाजपा के साथ लड़ते थे, सेंट्रल जनरल इलेक्शन होता था, उस टाइम ये बात बन जाता है। बट यहाँ का लोग गांधी जी जैसे बोल रहे थे या डॉक्टर जी कैसा बोल रहे थे, वैसे ही पीस और साइलेंटली ट्रीटमेंट करना चाहते थे। बट इस बार लोग का ये अंडर करंट दिखाई दे रहा है कि उदयनिधि स्टालिन पूरा देश में जाके बोलेगा कि सनातन धर्म को एक वायरस के नाते कंपेयर करेगा और बोलेगा इसको मारना है पूरा। और ए राजा भी सेलिब्रेट करेगा और ए राजा पहला बोलेगा राम को मैं मानता ही नहीं हूं। बट उनका बदलाव आप यहाँ पे देखिए और उनका झूठ यहाँ पे देखिए कि पहला इन दोनों ने ये बोल दिया, बोलने के बाद जब कोर्ट के सामने पेश किया, उन्होंने बोला नहीं हमने वो नहीं बोला, हमने और कुछ माना। और ये राजा का और भी एक झूठ देखिए आप, अगला दिन और एक इलेक्शन कैंपेन मीटिंग में वो बोलते हैं कि मैं मानता हूं कि नहीं हूं वही प्रश्न नहीं है, बट मेरा वाइफ मानती है और वो राम को वर्शिप करता है। फिर इसका ये मतलब क्या है? खाली इलेक्शन का स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, उनका सोच आइडियोलॉजी कुछ नहीं है। उनका आइडियोलॉजी एक ही है, पैसा बनना है, पैसा बनाना है और वो लोग अमीर बनना है और लोगों को लूटना है। ये लोग का काम करने के लिए कुछ सोचते नहीं और खाली उनका रिश्तेदार और फैमिली को पॉलिटिक्स में लेकर आने के लिए चाहते हैं और उनको मिनिस्टर बनना चाहते हैं और पैसा लेना। रामास्वामी जी, क्या राम को गाली देने से या सनातन को गाली देने से वो किस वोट बैंक पर निशाना साधते हैं? वो कौन सा वोट बैंक है जो उनको मिल जाता है इससे? देखिए, ये सोचते थे कि माइनॉरिटीज इसी के वजह से पूरा इकट्ठे हो जाएंगे, बट इनको ये सोच नहीं था कि माइनॉरिटीज भी आज लोग सोचते हैं, ये खाली फियर पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम माइनॉरिटीज को एक फियर लेकर आएंगे कि भाजपा देश में आएगा कि इसका मतलब है माइनॉरिटीज का जगह नहीं रहेगा। ये खाली डीएमके का एक बहुत ही बुरा सोच है और ये लोग के सामने एक गलत सोच लेकर जाते हैं। बट माइनॉरिटीज को पता है, नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, गुजरात में देखते हैं या प्रधानमंत्री का 10 साल का पॉलिसीज देखते हैं, सभी सबका साथ सबका विकास का ये पॉलिटिक्स लेके जाता है। और पूरा देश में हर आम जनता, ये नहीं कि उनका रिलीजन क्या है, उनका कम्युनिटी क्या है या जेंडर क्या है, कौन सा रीजन से आते हैं, उनका लाइफ बेहतर होने के लिए, उनका एस्पिरेशंस पूरा होने के लिए ये देश हर घर में नल और यहां से मार्स तक जाने का और मून तक जाने का हम सोच रहे हैं। ये देश का सोच है। ये पूरा विश्व में इंडिया एक बड़ा ताकतवर देश बनना है, ये प्रधानमंत्री का सोच है। हम खाली प्रधानमंत्री को इस इलेक्शन में पेश नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ये पूरा फ्री वर्ल्ड में एक बड़ा लीडर बनने का सोच है। यही ये इलेक्शन का काम है। ये नहीं कि आप छोटा छोटा बातों में ये डीएमके वैसा पार्टी का इलेक्शन स्ट्रैटेजीज को सुनने का जरूरत नहीं। जी अभिषेक, ये जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, हालांकि जो रैली में तो मैं भी था, आप तो कवर कर ही रहे हैं जगह जगह, लेकिन इमरान जो है मसूद ने कहा कि कुट्टी काट दूंगा। 2014-13 का एक बयान इतना ज़्यादा चर्चाओं में आया और उसके बाद रिएक्शंस भी हुआ उस पूरे इलाके में। अगर आप उसी चीज़ का पूरा बदलाव देखते हैं, 10 साल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई। और एक और बहुत कड़क सा सवाल है कि आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि क्या जिस तरह से जाट विरोध के बावजूद बीजेपी की जीत हुई, 2019 में जिस तरह से सब दल मिलकर इकट्ठा हुए तो कुछ नुकसान हुआ, आपको अभी क्या लगता है? तो पहले उस राजनीति जो 10 साल में बदली उसका, और फिर इस पर सवाल का जवाब। 2 सवाल। सर, आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में भी मुस्लिमों को, मुस्लिम बीजेपी के अगेंस्ट से मोदी की प्रचंड लहर थी और उन्होंने उस लहर को उड़ते हुए देखा। हमने भी पूरे चौधरी अजीत सिंह को, चौधरी जयंत सिंह को
बुरी तरीके से हारते देखे, जो जाटों के मसीहा थे। लेकिन अब बात आई फिर 2019 की, 5 साल बाद। 5 साल बाद जब 2019 आया तो वो प्रचंड लहर 80 के वेग से जो 100 की स्पीड से भाग रही थी, वो 60-70 पर आके टिक गई। बिजनौर में बीजेपी को फटका लगा, सहारनपुर में लगा, मेरठ और मुजफ्फरनगर में आपको मालूम है बहुत कम अंतर से जीते। सहारनपुर हार गए थे। इमरान ने तब बयान दिया था कि बोटी बोटी कर दूंगा, ये बयान दिया था कि बोटी बोटी कर दूंगा। उनका इशारा ये था कि मुस्लिमों को मैं एकजुट कर पाऊँ और मुस्लिमों को एकजुट करके एक बल्क वोट मुझे मिल जाए और दलित वोट बैंक उसमें जुड़ जाए तो मैं जीत जाऊं। लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। पिछली बार भी वो हारे, जब उन्हें फजलुर रहमान ने हरा दिया, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने, कांग्रेस से वो तब भी खड़े थे। लेकिन इस बार जो चुनाव है वो मुसलमान वहीं का वहीं खड़ा है जो 2014 में, 19 में और अब 24 में खड़ा है। जहां मोदी विरोध होगा, मुसलमानों का वोट एक मुश्त उस पार्टी पे जाने वाला है जो बीजेपी को हराने वाली पार्टी है। इसको कहने में कोई गुरेज, कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी गठबंधन या कांग्रेस हो। अब स्थिति यह है कि इस बार थोड़ा सा एक चेंज मुझे सर नज़र आता है इसमें। एक तो कांग्रेस की जो वोट हैं, एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार मेरठ में हरिंदर अग्रवाल कांग्रेस से उम्मीदवार थे, 40,000 वोट वो लेके गए। राजेंद्र अग्रवाल और हाजी याकूब को, बसपा से हाजी याकूब थे, राजेंद्र अग्रवाल भाजपा से थे, दोनों को 5.5 लाख के लगभग वोट मिली। हार का अंतर जो हाजी याकूब हारे 4,444 वोट से हारे। 40,000 हरिंदर अग्रवाल जिन्होंने कहीं कोई प्रचार नहीं किया, उसके बावजूद वो 40,000 वोट ले गए। तो ये निर्णायक वोट होगा जो कांग्रेस के साथ मिल चुका, अगर नेक टू नेक फाइट होगी। इसी तरीके से मैं दूसरी चीज ये बता रहा हूं कि इस बार मुस्लिमों को विपक्षियों ने टिकट बहुत कम दिए हैं। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर 14 और 19 के इलेक्शन देखे हैं, बीजेपी के लिए मुफीद तब परिणाम होते थे जब 2 मुसलमान आपस में लड़ते थे और तीसरी बीजेपी होती थी, सीधा सफाचाट मैदान मार के ले जाती थी। 14 को छोड़ दें, अगर 19 में देखें या विधानसभा में भी देखें। अब लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने मेरठ आसपास जितने भी टिकट हैं, 2 जगहों को छोड़ के कहीं मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, सब जगह हिंदू हैं। और वो हिंदू हैं अगर वो अपनी जाति, क्योंकि यहाँ इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि लोग जाति बंधन को देखकर वोट नहीं देते। त्यागी त्यागी को देखकर कैंडिडेट को वोट देता है, गुजर गुजर को देता है, राजपूत राजपूत को देखता है, ब्राह्मण ब्राह्मण को देखता है और जाट जाट को देखता है। हाँ, 100% वोट नहीं काटेंगे, लेकिन हाँ अपने प्रभाव के वोट वो काट लेंगे जो काम पहले बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट करते थे। अगर वो अंसारी बिरादरी का है तो 40,000 अंसारी की बिरादरी के वोट काट के ले गया, या कुरैशी बिरादर का है जैसे शाहिद अखलाक के भाई खड़े हो गए थे तो वो 40-50 हज़ार वोट काट के ले गए, नुकसान। या फिर कादिर राणा खड़े हो गए, कादिर राणा ने काट लिया, या उनके रिश्तेदार कोई खड़े हो गए। तो कुल मिलाकर जैसे पिछला सहारनपुर का आप इलेक्शन देख लें, उसमें इमरान मसूद खड़े थे, फजलुर रहमान खड़े थे, फिर भी राघव लखनपाल हार गए वहां से सहारनपुर से, क्योंकि एक मुश्त दलित और बीजेपी और दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन फजलुर रहमान पर पड़ गया, क्योंकि सहारनपुर में मुस्लिम और दलित बहुत आयात में है। अब ये कॉम्बिनेशन इमरान मसूद के साथ जा रहा है या नाजिम के साथ जा रहा है जो बीएसपी कैंडिडेट हैं, राघव लखनपाल बीजेपी से ही हैं। इधर मेरठ में आप देखें त्यागी समाज से बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है, अरुण गोविल खड़े हैं, लेकिन योगेश वर्मा की जो पत्नी खड़ी हैं सुनीता वर्मा, वो जाति से दलित हैं। और 2007 में जब बहन जी जीती थी, प्रचंड बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई थी, जब योगेश वर्मा हस्तिनापुर से विधायक बने थे, मेयर रह चुकी हैं। वो मेयर का चुनाव कांता करदम, जो राज्यसभा बाद में बीजेपी ने भेजा कांता करदम को, वो उससे पहले मेयर का चुनाव यहीं से इन्हीं के सामने हार गई थी बीजेपी की कैंडिडेट। तो बहुत टफ चुनाव मैं मान के चल रहा हूं। इस बार आसानी से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि 1 लाख की लीड से यहां से कोई जीत जाएगा या 50,000 की लीड से जीत जाएगा। कश्मकश का मुकाबला है। यही हाल आपके मुजफ्फरनगर की सीट पे है। मैं त्रिकोणीय मुकाबला मान के चलता हूं मुजफ्फरनगर पे, बहुजन समाज पार्टी के बीच, भारतीय जनता पार्टी के बीच और गठबंधन के प्रत्याशी के बीच। इसमें तीनों में बहुत मार्जिनल अंतर रहने वाला है। जो भी 10, 20, 30 हज़ार का अंतर लेके जाएगा, वो चाहे भाजपा हो, चाहे गठबंधन हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए मुजफ्फरनगर में एक बात और कहूँगा, अगर दारा सिंह प्रजापति को पूरी तरीके से मुसलमानों ने सपोर्ट कर दिया तो शायद संजीव बालियान के लिए और हरिंदर मलिक दोनों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिलहाल मुसलमान किस करवट, क्योंकि वहाँ 6 लाख के तकरीबन मुस्लिम वोट बैंक है। अभी दलितों का बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना तय माना जाता है, कैडर वोट है, वो अनुमान उसी हिसाब से हम लगाते हैं।
तो कुल मिलाकर एक फंसा हुआ सर यह चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें हैं। इसी तरीके से बिजनौर की मैं आपको बात बता दूं, बिजनौर में बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है विजेंद्र सिंह, वो जाट समुदाय से हैं और बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया है, जो पता लग रहा है वो पूरी तरीके से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए भी अपने जाट समुदाय बहुत अच्छी तादाद में है बिजनौर में, और इसके अलावा उनका फोकस मुस्लिमों की भी तरफ रहा है। उन्होंने मुस्लिमों की मस्जिदों में चंदा बताते हैं, बहुत छत्ती तादाद में चंदा भिजवाया है, और विजेंद्र जी के पास पैसे की कमी नहीं है, सब जानते हैं। बाइक बोर्ड घोटाले में उनका नाम भी आया था, वो सब जानते हैं। कुल मिलाकर वहाँ चंदन चौहान आरएलडी के समर्थक हैं। अभी मेरठ के मवाना में जैन चौधरी अभी प्रचार खत्म होने से पहले उनके लिए एक रोड शो करके निकले हैं, तो वहाँ उनके लिए दिक्कत है कि वो जाट और गुर्जर को पूरी तरीके से समाहित करें, बीजेपी का वोट बैंक पूरी तरीके से एकजुट करें और दलित मुस्लिम एक जगह ना पड़ने दें, तो चंदन चौहान के लिए सीट क्लियर हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार बीएसपी ने यहाँ बीजेपी को मात दी थी और यहीं से मलूक नागर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जीत के निकले थे। मैं सवाल पूछूंगा जरूर वीरेंद्र जी से, एक आखिरी सवाल के तौर पे मैं जरूर लूंगा। सवाल ये है वीरेंद्र जी कि आखिर जो इस बार रणनीति जो दिखी है, एक बात तो देखनी पड़ेगी कि बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 4 टिकट अब तक मुस्लिम समुदाय को दिए, उसका वोट लगभग 90% वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा था उस वक्त, अगर पिछले चुनाव का डाटा अगर हम एनालाइज करते हैं। अमूमन ये बहुत सटीक हो सकता है, उसमें ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हम देखते हैं बसपा ने इसके मुकाबले लगभग 10-11 अभी तक जो जानकारी है उतने टिकट दिए हैं। तो एक आप दोनों में से स्ट्रेटजी किसकी सही मान रहे हैं? क्योंकि ये बात सही है कि मुस्लिम्स वोट जो है सपा को मिलता है, लेकिन बसपा ने स्ट्रेटेजिकली जो है उनकी संख्या दी, उनकी भागीदारी दी और बहुत, लेकिन आपको लगता है क्या समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी आपको दिखती है या बसपा की स्ट्रेटजी में जो है आपको? समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों में जो मैसअप किया है, मेरठ में, मुरादाबाद में, रामपुर में, तो समाजवादी पार्टी की साख को धक्का लगा है। मुसलमानों के बीच में भी ओवरऑल परसेप्शन उसके बारे में इससे डैमेज हुआ है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जिस होशियारी से अपने उम्मीदवारों का चुनाव किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को परेशानी हो रही है। जैसा अभी अभिषेक शर्मा ने कहा, तो मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, तो फर्स्ट और सेकंड फेज की सीटों पर बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को या भाजपा को किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, इसके बारे में अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा। तो बहुजन समाज पार्टी की जो कुल चुनावी रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, वो मुझे ज्यादा कारगर लग रही है समाजवादी पार्टी की तुलना में। और जिस लापरवाही से अखिलेश यादव ने रामपुर में, मुरादाबाद में और मेरठ में कैंडिडेट के चुनाव में जो उन्होंने दिखाई है, ऐसा कहीं बहुजन समाज पार्टी में देखने को नहीं मिला कि वहां उन्होंने बार बार कैंडिडेट बदला हो अपना या पार्टी में बगावत हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बहुजन समाज पार्टी केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये सेंट्रल यूपी में, ईस्टर्न यूपी में, जौनपुर में कई जगह उसने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी की है। जैसे जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दे दिया, तो धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट देने से वो चूंकि जेल में है धनंजय सिंह, तो बीजेपी के राजपूत उम्मीदवार को वहां पे काफी मशक्कत करनी पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए, और राजपूत जो वोट है वो धनंजय सिंह की पत्नी को जा सकता है। तो पूरे प्रदेश की अगर 80 सीटों का आकलन करें, तो बहुजन समाज पार्टी ने वास्तविक तरीके से जो होती है सोशल इंजीनियरिंग की, वो अपना लाभ, उनकी शायद टॉप प्रायोरिटी नहीं है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज और भारतीय जनता पार्टी को हरवाना और यदि संभव हो तो अपनी सीट निकाल लेना, इस स्ट्रैटेजी पे बहन जी चल रही है।